बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा अध्याय मेरे संग की औरतें का तीसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। बच्चों, इस पाठ के पहले और दूसरे भाग में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने परिवार की महिलाओं के विषय में बताया है, अपनी नानी के बारे में, अपनी दादी के बारे में, अपनी माँ के बारे में और अपनी बहनों के बारे में, कि किस तरह से इनके परिवार की जो महिलाएं थीं वे सामान्य महिलाओं से अलग हटकर थीं। उनके अपने विचार थे, अपने विश्वास थे और उन पर वे अडिग रहा करती थीं। अब देखते हैं बच्चों कि मृदुला गर्ग के परिवार में और कौन कौन सी महिलाएं थीं, उनके विषय में जानते हैं। इसके अलावा उनके स्वयं के व्यक्तित्व में ऐसे कौन से पहलू थे जो कि उन्हें सामान्य महिलाओं से अलग बताते हैं, वह हम इस तीसरे भाग में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो अब लेखिका कहती है कि मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उन देवियों की बात कर रही हूँ। बच्चों, देवियाँ शब्द हम महिलाओं के लिए सम्मान में प्रयोग करते हैं। अब उसके आगे लेखिका ने लगाकर एक व्यंग का सहारा लिया है। वे मानती हैं कि महिलाएं सम्मान की हकदार तो होती हैं, लेकिन ये महिलाएं देवी हैं, यानी कि महिलाओं से कुछ अलग हट करके हैं। अब ये महिलाएं कौन सी हैं? इनके जो बहनें थीं उनमें से कुछ लेखिकाएं हैं और कुछ लेखिका नहीं हैं। तो ये अब उन बहनों के विषय में बात कर रही हैं जो कि लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। अब जो बहनें लेखिकाएं बन गईं, उन्हें सांस लेने की आवश्यकता ज़्यादा हो। सांस लेने का आशय है यहाँ पर कि उन्हें अधिक सुविधाओं की आवश्यकता हो, उन्हें समाज में अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता हो, तो बात समझ में आती है। जैसा कि मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है, कि दम कहीं पर भी नहीं घुटता। हम अपने सीमित साधनों में भी काम चला सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दम घुट रहा है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि हम जो कि लेखिका बनी वे तो शेर हैं, और हमारी जो गैर लेखिका बहनें हैं, वे बहनें जो कि लेखिका नहीं बनी, वे हमसे भी ऊंची हैं। शेर पर सवा शेर, ये मुहावरा तो आपने सुना ही है बच्चों। इसका आशय होता है कि शेर से भी बढ़कर के होना, यानी कि अगर कोई शेर है उससे भी सवा शेर होना, उससे भी सवाया गुणी होना। तो ये कहती हैं कि चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था, आलम यानी स्थिति यह थी कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। तो इनकी बहन थी रेणु, जो कि बस अड्डे से घर तक पैदल चल करके आती थी, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। इनके पिताजी ने इन्हें लाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनकी बेटी गर्मी में घर पर चल करके पैदल चल करके आए, लेकिन ये कभी भी गाड़ी में नहीं बैठती थी। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था। वह कहती थी कि इस तरह से तो यह तो राजशाही का प्रतीक है कि हम कोई राजा महाराजा तो है नहीं, और राजा महाराजा को भी क्या हक है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए वे गाड़ी में बैठें, क्या थोड़ा सा पैदल नहीं चला जा सकता? तो वह कहती थी कि मुझे इस तरह की व्यवस्था पसंद नहीं है, इतनी सुविधाएं मैं प्राप्त नहीं करना चाहती। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, लेकिन इनके पिता को इन पर बहुत लाड़ था, बहुत प्यार था। तो यह पिता के लाड़ का, पिता के प्रेम का भी तो प्रतीक था, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। इनके घर में जो रसोइया खाना बनाता था वह भी तब अपने काम से फारिग हो जाता था, यानी कि कार्य से निवृत्त हो जाता था, जबकि बच्चे घर आकर के भोजन कर लेते थे। अब अगर बच्चे गाड़ी से घर आएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और पैदल आएंगे तो धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो जो रसोइया है वह भी तो तब अपने कार्य से निवृत्त हो पाएगा
आएगा, जबकि बच्चे घर पर आकर के भोजन कर लेंगे। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, यानी उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं रहती थी। उनके लिए सब बातें समान रहती थी, चाहे बच्ची गाड़ी से घर आए, चाहे वो पैदल घर आए। पर पिता काफ़ी कोड़ते भुनते, लेकिन पिता जिन्होंने कि अपने बच्चों को माँ जैसी ममता के साथ में पाला था, वे रेणु की इस बात पर बहुत ज़्यादा कोड़ते भुनते रहते थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा। जब वे देखते थे कि अचला तो गाड़ी में बैठकर आ गई और रेणु उस गाड़ी के पीछे पीछे धीरे धीरे खरामा का अर्थ होता है धीरे धीरे चलती हुई पसीने से लथपथ आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। वह इतनी तेज थी कि उसने जनरल थिमैया, जिन्होंने कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पूरे देश के लोग उनको जानते थे और वे एक बहुत ही बड़ी हस्ती थे, तो जनरल थिमैया को उसने पत्र लिखा था और पत्र लिख करके उनका एक चित्र मंगा लिया था। वह चित्र एक मोटरसाइकिल पर जवान आकर के उसके हाथ में दे करके गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। इस काम से आस पड़ोस के जो बच्चे थे उनमें उसका बड़ा रौब बढ़ गया था, बड़ा ही रुतबा बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। जिस तरह उसे गाड़ी में बैठना पसंद नहीं था, उसी तरह उसे परीक्षाएं देना भी पसंद नहीं था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। तो बीए की परीक्षा देने के लिए वह तैयार नहीं हो रही थी। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। वह पूछती थी कि पहले मुझे आप फ़ायदा बताइए कि बीए करना मेरे लिए क्यों आवश्यक है, तब मैं परीक्षा दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। माँ तो यूँ भी उदासीन रहती थी, तो वे कह देती थी कोई भी समस्या आती थी कि पिताजी से बात कर लो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। बच्चों इसी तरह के तर्क दिए जाते हैं ना बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे घर में तुम्हारा विवाह हो जाएगा, समाज में बड़ा नाम होगा, इज्जत प्राप्त होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह के तर्क भी लेखिका के पिता ने उन्हें दिए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। पर इतने सारे तर्कों में कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं था। ना तो रेणु को कोई तर्क विश्वसनीय लगा और ना ही उनके पिताजी को कोई तर्क विश्वसनीय लगा। आखिर उन्होंने उसे कुतर्क का सहारा लिया, जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। लास्ट में उन्होंने वही बात कही जो माँ बाप अंत में कहते हैं। क्या बात कहते हैं माँ बाप अंत में? कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। उन्होंने कहा कि माता पिता की बात माननी चाहिए और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें बीए करना है, इसलिए बीए तुम्हें करना पड़ेगा। ये ऐसा तर्क था जिसका सभी माँ बाप सहारा कभी ना कभी अवश्य लेते हैं। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। वह सिर्फ इतने ही नंबर लेकर आई जिसमें कि वह पास हो सकती थी। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। तो वह सच भी बहुत ज़्यादा बोलती है, और सच इतना ज़्यादा बोलती है कि कई बार लोगों को लगता है कि अरे वह तो मजाक कर रही है, लेकिन इससे क्या होता है कि वह बिना कोई मेहनत किए लोगों को हंसाती रहती है। जैसे कि आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो अगर उपहार में उसे कोई इत्र देता है तो वह क्या कहती है, मुझे इत्र की आवश्यकता नहीं है, मैं तो नहाती हूँ, यानी कि मेरे अंदर बदबू ही नहीं आती, तो मैं इत्र का क्या करूँगी।
तीसरे नंबर पर चित्रा है। चित्रा इनकी तीसरे नंबर की बहन है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। तो जो तीसरे नंबर की बहन थी वह स्वयं तो कम पढ़ती थी और अपने साथ के जो बच्चे थे उनको ज़्यादा पढ़ाया करती थी, और उसका नतीजा क्या निकलता था कि परीक्षा में उसके खुद के नंबर तो कम आते थे और उसके शागिर्द, उसके जो शिष्य होते थे यानी कि जिन्हें उसने पढ़ाया होता था, उनके नंबर अधिक आ जाया करते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, पर इनके परिवार में हर किसी को स्वतंत्रता थी कि वह कम नंबर लाए चाहे ज़्यादा नंबर लाए, किसी को इस बात से कोई तकलीफ नहीं होती थी। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, यानी कि लड़के को भी पता नहीं था कि वह पक्का निश्चय कर चुकी है कि इसी लड़के से शादी करूंगी। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसको बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, यानी कि पहली मुलाकात में ही इसने उस लड़के को कह दिया था कि मैं एक बार जो सोच लेती हूँ वह काम होकर रहता है, मैं इतने पक्के निश्चय की हूँ। तो उसने बात ही नहीं, पहली मुलाकात हथियार डाल दिए, यानी कि पहली मुलाकात में ही आत्मसमर्पण कर दिया। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। इनकी सबसे छोटी बहन का नाम था अचला, जो कि काफ़ी समय तक बहुत ही सामान्य लगती रही। जैसे सामान्य बच्चियां होती हैं वैसी ही लगती थी वो, वैसे ही काम किया करती थी। यहाँ पर लेखिका ने कहा है कम खिसकी, तो यह जो शब्द होता है व्यंग में कहा जाता है जिसका कि दिमाग कम खिसका हो, यानी कि जो कि सामान्य हो, तो वह सामान्य दिखाई देती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया। पहले उसने अर्थशास्त्र विषय लेकर के पढ़ाई की, फिर पत्रिका में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। अच्छी तरह से उसने पढ़ाई की माता पिता का कहना मान करके और अच्छे नंबरों से पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। पिता की पसंद से शादी करने के बाद में उसने भी लीक छोड़ दी, यानी कि उसने भी परंपरा को नहीं माना, वह भी लीक पर नहीं चली। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पास करते ही लिखने का रोग लगा लिया, और जैसे ही 30 साल की हुई वैसे ही उसे भी लिखने का रोग लग गया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके हमने भले ना चलाया हो, तो इन्होंने सामान्य महिलाओं की तरह अपने परिवार को नहीं चलाया, उसे तोड़ा भी नहीं, लेकिन उस परिवार को उन्होंने तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे शादी में लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, मनमुटाव भी हुए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार शादी की और उस शादी को चलाए रखा, तोड़ा नहीं। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इनका विश्वास है कि हम विवाह करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वह विवाह चलता रहे। अगर हमें कोई परेशानी भी है, लेकिन अगर हम तलाक ले लेते हैं तो भी कोई नतीजा नहीं निकलता। इस बात का कैसे पता चलेगा कि आगे जिससे हम विवाह करेंगे उसका स्वभाव अच्छा होगा, उसका स्वभाव खराब नहीं होगा। तो वे कहती हैं कि मर्द बदलने से यानी पुरुष के बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। तो अच्छा ये है घर में रहो और अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार जी लो तो वह भी काफ़ी है। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे जिसका नाम था डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बे कहा जाता है कोठरियों को। तो वह इलाका इतना पिछड़ा हुआ था कि अगर फिल्म देखने भी पति पत्नी जाते थे तो उन्हें अलग अलग कमरों में बैठना
पड़ता था, अलग अलग कमरों में बैठ कर के फिल्म देखते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। इन्होंने उनकी परंपराओं को बदलने का निश्चय किया। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। तो साल भर के भीतर ही इन्होंने उन स्त्रियों को जो कि इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, उन्हें दूसरे पुरुषों के साथ नाटक करने के लिए भी तैयार कर लिया। यानी कि इन्होंने उन लोगों के दिमागों में इतनी स्वतंत्रता भर दी, उनको इतना प्रेरित किया कि वे बाद में नाटक तक करने के लिए तैयार हो गई थीं। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गए। तो डालमिया नगर से निकल करके फिर ये जब दूसरी जगह पहुँची तो वह कर्नाटक का एक बागलकोट कस्बा था, जो कि और भी ज़्यादा छोटा था। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरखास्त की, तो वहां पर एक भी कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो इन्होंने लोगों से राय मशवरा किया, सलाह ली और वहां पर जो चर्च का कैथोलिक बिशप था, चर्च में जो पादरी था, उससे दरखास्त की, यानी कि उससे प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। क्योंकि बच्चों, जो चर्च होते हैं, मिशनरी जो होते हैं, वे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया करते हैं। तो इन्होंने भी वहाँ के जो चर्च के पादरी थे उनसे प्रार्थना की कि वे वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी। अब जो चर्च होते हैं वे तो उन स्थानों पर काम करते हैं जहाँ पर कि क्रिश्चियन बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। उस स्थान पर जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, वे बहुत कम थे, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी कि आग्रह जारी रखा। तो इन्होंने कहा कि भाई, शिक्षा पर अधिकार तो जो गैर क्रिश्चियन बच्चे होते हैं, अन्य धर्मों के बच्चे होते हैं, उनका भी होता है। तो आप प्रयास कीजिए ना कि यहाँ पर स्कूल खुल जाए। इस तरह का आग्रह वह करती रही। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा, आप हमको ये विश्वास दिलाओ कि जो स्कूल खोलेंगे वह अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता। कि स्कूल की तो बात अलग है, क्या किसी के विषय में भी यकीन के साथ यह कहा जा सकता है कि वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा? वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि मेरे ऊपर तो ईश्वर की कृपा है। बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। कि आपके बच्चे हैं जिनकी शिक्षा की समस्या है, मेरी कोई भी समस्या नहीं है। तो आप जैसे चाहें वैसे स्कूल खोलें, मुझे इस स्कूल में कोई भी रुचि नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने स्कूल खोलने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। बात कड़वी थी पर 100% सच। बात कड़वी तो थी पर सच थी, क्योंकि लेखिका को ही अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का इंतजाम करना था, उनकी मजबूरी थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलूंगी। तो इन्होंने कमर कस ली। इन्होंने यह निश्चय कर लिया कि ये वहाँ पर स्कूल खोलेंगी जिसमें कि 3 विषयों की पढ़ाई होगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। तो उस इलाके के बहुत सारे लोग जो कि मेहनती थे और खिसके हुए थे। खिसके हुए कहा जाता है ऐसे लोग जो कि पागल थे, इन्हीं की तरह से जिनको कि समाज में परिवर्तन करने की इच्छा थी, लालसा थी। ऐसे लोगों की मदद से इनका यह
अपना यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। केवल इनके ही बच्चे नहीं, और जो अफसर थे उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। बाद के दिनों में वे बच्चे अलग अलग शहरों में गए और अलग अलग शहरों के अलग अलग प्रतिष्ठित स्कूलों में उन्हें दाखिला एडमिशन भी प्राप्त हो गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। तो लेखिका कहती हैं कि मैं जिद्दी हूँ। जिस तरह से मेरे पिताजी जिद्दी थे वैसे ही मैं जिद्दी हूँ, और जीवन के अलग अलग पड़ावों पर मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिद्दीपन जो मैंने दिखाया है वह मेरे लेखन में दिखाई दिया है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। वे कहती हैं कि मेरी छोटी बहन रेणु जिद्दीपन में मुझसे भी बहुत आगे थी, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, यानी कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। दिल्ली की खासियत है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और आम यातायात ठप हो जाता है। तो दिल्ली में अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है तो सब स्थानों पर पानी भर जाता है, और उस रात तो 9 इंच बारिश आई थी, यानी कि बहुत अधिक, बहुत तेज वर्षा हुई थी। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। अब यह जो बारिश थी यह तो कयामती थी, जैसे कि प्रलयकारी जो बारिश होती है वैसी बारिश थी। इसके बाद तो सरकारी दफ्तरों में जो पहली मंजिल थी उसमें जो फाइलें थी वे तक पानी में तैरने लग गई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। जब इतना पानी भर रहा हो तो कौन से वाहन उस पानी में चलेंगे। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता। इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल का अर्थ होता है मुनासिब या अच्छा। तो उसने कहा कि आपको कैसे पता कि स्कूल बंद है, क्या आपके पास स्कूल से कोई सूचना आई है। अब इस बात का सही जवाब तो किसी के पास भी उपलब्ध नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप्प पड़ा हुआ था। वर्षा इतनी तेज आई थी कि फोन भी बंद था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। अब कम से कम उस समय बारिश नहीं हो रही थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। वह पैदल 2 मील चलकर के स्कूल गई। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया। स्कूल में केवल एक चौकीदार था जो कि वहीं पर रहा करता था। उसने रेणु को देखा तो वह तो आश्चर्यचकित रह गया, वह तो दंग रह गया। पर रेणु को कोई मलाल यानी कि कोई अफसोस नहीं था। किस बात का कि मैं पैदल चल के वहां पहुंची। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। यानी कि उसे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं था कि 2 मील पैदल चलकर के स्कूल पहुंची और वापस लौट करके 2 मील आई। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे। उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। लेखिका कहती हैं कि अब सोचती हूँ उसे कैसा अनुभव हुआ होगा जबकि सारी सड़कें खाली थी, सब पर पानी भरा हुआ था और वह अपनी धुन में अकेले अपनी मंजिल पर जा रही थी। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। लेखिका कहती हैं वास्तव में अकेलेपन का तो मज़ा ही कुछ और है। अकेले जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने में बड़ा मज़ा आता है। बच्चों, हमने आपकी पाठ
पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा अध्याय पढ़ लिया है। यह अध्याय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आ गया होगा ना? तो बच्चों, अब अगली कक्षा में मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।